नमस्कार सभी को। मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी वाई एस के सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान की नदियां, जिसमें हमने पीछे की 4 वीडियो क्लासों के अंदर अंतः प्रवाह प्रणाली अरब सागर की नदियों का अध्ययन किया है। आज हमारी जो नदियां रहेगी वो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। जैसे ही बंगाल की खाड़ी की बड़ी जो नदियां हैं वो कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अब तक देखे हैं कि भी कौन सी नदी अंतः प्रवाहित प्रणाली के तहत है, कौन सी अरब सागर के तहत है। अब इसके बाद में जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है नदियों से, वो हमारी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। जैसे ही ये नदियां कंप्लीट हम करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बने हुए हैं, कौन सी नदी के किनारे कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं वन्य जीव, कौन सी नदियों के किनारे कौन सी सभ्यताएं बनी हुई है, किन नदियों पर कौन से बांध बने हुए हैं। जो ये हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, राजस्थान के अंदर कौन सी नदियों के ऊपर कौन से जलप्रपात बने हुए हैं, वो सारा हम एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हमने आज जो स्टार्ट करना है वो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। पार्ट नंबर 3 हम कह सकते हैं हमारी जो नदियाँ रहेगी वो कौन सी रहेगी, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं उनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है हमारी चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी की जो मुख्य नदी है वो चंबल है। बाकी जितनी भी बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो चंबल की अधिकतर सहायक नदियां हैं, चाहे वो बनास हो, पार्वती हो, काली सिंध हो, आहू हो, नेवेज हो, कोई सी भी नदी, जैसे ब्राह्मणी नदी हो। तो ये जो सारी नदियां हैं वो सारी चंबल की सहायक है। ये एक जाल बनाकर सारी की सारी आकर चंबल में मिल जाएंगी। जैसे कि हम बनास की सहायक पढ़ेंगे, मैनाल है, मैनाल के बारे में पढ़ेंगे, आयड या बेड़च के बारे में आप पढ़ोगे, खारी नदी के बारे में आप पढ़ोगे, कोठारी नदी के बारे में अध्ययन करोगे। तो वो सारी बनास की सहायक नदियाँ जो बनास में मिलेंगी, और बनास अपना जल चंबल में लेकर आएगी और चंबल अपना जल यमुना में लेके जाएगी। यमुना कहाँ पे लेके आएगी, बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो हम देखिए, हमारी जो आज की नदी है सबसे बड़ी, उसके बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। नदी का जो नाम है वो है चंबल नदी। चंबल नदी की हम बात करते हैं। राजस्थान के अंदर चंबल नदी किस प्रकार से है, राजस्थान के अंदर किन किन जिलों के अंदर इसका बहाव क्षेत्र है, पहले अच्छे से समझिएगा, फिर इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। चंबल की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा ये राजस्थान का देखिए दक्षिणतम जो पार्ट है हमारा, इधर वाला ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पे हमारा चित्तौड़गढ़ का एक भाग निकला हुआ है छोटा सा। फिर ये हमारा यहाँ पर जो जिले आ जाते हैं झालावाड़ वगैरह, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर ऊपर यहाँ पे आपको सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिला देखने को मिलता है। ये हमारे जिले। यहाँ से यमुना जाती है, यमुना नदी है, ये यहाँ से निकलती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। हम ये कहें ये हमारी क्या हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी। अब देखो, हम अगर बात करते हैं, ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के अंदर यमुना, और यहाँ पर ये नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी, पहले समझिएगा चीज़ों को। अब हमारे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो जिला हो गया वो कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ जिला हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कोटा और बूंदी, हम अगर अध्ययन के अंदर देखेंगे तो आपका यहाँ पर कोटा और बूंदी जिला आपको देखने को मिलेगा। कोटा बूंदी से होती हुई ये हमारा ऊपर यहाँ पर सवाई माधोपुर जिला आ जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा धौलपुर। ये जिले ध्यान रखना अच्छे से, मैं लिख देता हूँ नाम। ये जिला हमारा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। ये कौन सा जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं तो बूंदी जिला। ये वाला अगर हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, इस लाइनिंग को जिस प्रकार से ऐसे आ जाएगी। ये हमारा जो जिला है ये कौन सा है, कोटा जिला है। इसके बाद में ये हम अगर बात करते हैं तो हमारा सवाई माधोपुर, फिर इसके पास में ही करौली, और इसके पास में ही कौन सा जिला, धौलपुर जिला। ये हमारे 6 जिले जिनसे चंबल नदी होकर गुजरती है। अब देखिए,
चंबल नदी की अगर बात करते हैं तो चंबल नदी का जो उद्गम है, ये जो हमारी सीमा है एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या है एमपी मध्य प्रदेश, यहाँ से एक नदी का उद्गम होगा। यहाँ से उद्गम होने के बाद में यह नदी चंबल यहाँ से बहती हुई कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ से बहती हुई कहाँ पर निकल जाएगी, कोटा और बूंदी की जो ये सीमा है इसके सहारे सहारे निकल जाएगी। कोटा और बूंदी की सीमा से होती हुई फिर सवाई माधोपुर, करौली और जो हमारा ये धौलपुर है इसकी सीमा से होती हुई कहाँ पे जाके मिल जाएगी, यमुना के अंदर। किस में मिल जाएगी, यमुना के अंदर। दोबारा से देखिएगा, एमपी से क्या होगा उद्गम, एमपी से उद्गम होने के बाद में ये यहाँ से बहती हुई इस प्रकार से चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में कोटा और बूंदी की सीमा से होती हुई आगे निकल जाएगी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो हमारे जिले हैं यहाँ से होती हुई कहाँ पे आके मिलेगी, यमुना। और जो ये मिलने का जो स्थान रहता है यमुना नदी के अंदर कहाँ पे आके मिलती है, तो ये जो स्थान है मुरादगंज नामक स्थान के ऊपर आकर किस में मिल जाएगी, यमुना नदी में। और मुरादगंज कहाँ पे पड़ता है, तो यूपी के अंदर। कहाँ पे आके मिलेगी, यूपी में। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम की जब बात करते हैं तो चंबल नदी का जो उद्गम है ये एमपी के अंदर, एमपी की तहसील पड़ती है महू तहसील। एमपी की कौन सी तहसील है, महू तहसील। और इस महू तहसील के अंदर पहाड़ी पड़ती है जन्ना पाव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है, जन्ना पाव की पहाड़ियाँ। यहाँ से इस नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ। एमपी की महू तहसील की जन्ना पाव की पहाड़ियों से क्या हुआ, उद्गम हुआ। यहाँ से उद्गम होने के बाद में एमपी के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से होती हुई, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जो ये स्थान पड़ते हैं, यहाँ से ये नदी होती हुई हमारे राजस्थान के अंदर कहाँ प्रवेश करती है। सबसे पहले पॉइंट कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो राजस्थान के अंदर प्रवेश की बात करते हैं तो देखिए चित्तौड़गढ़ जिले का जो चौरासीगढ़ स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या किया, इसने राजस्थान में प्रवेश किया। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से कहाँ प्रवेश कर गई, राजस्थान के अंदर। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि चंबल नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से हो रहा है, महू तहसील जन्ना पाव पहाड़ी से हो रहा है। महू तहसील जन्ना पाव पहाड़ी से हो रहा है। राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश कहाँ से है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। फिर हम नेक्स्ट लाइन क्या बोलेंगे कि चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर किस में मिल गई, यमुना नदी के अंदर। ये हमारी टोटल क्या हो गई, नदी हो गई, चंबल नदी। अब हमारे लिए क्या है कि चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल जो लेंथ है वो 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसमें से यह 135 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, 135 किलोमीटर है। 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 135 किलोमीटर ये क्या है, राजस्थान के अंदर बहती है। अब हमारे लिए देखो, वैसे तो हम ये पढ़ेंगे चंबल नदी के ऊपर क्या क्या बनी हुई है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई है, उनका अध्ययन करें। उससे पहले इस चंबल नदी के बारे में थोड़ा सुनिए। देखो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र आपको पता चल चुका है, कहाँ से उद्गम हो रही है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, किन किन जिलों में बहती हुई कहाँ पर जाकर यमुना में मिल रही है। अब देखो टोटल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी बहती है, 135 किलोमीटर। हमारे लिए क्या है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। हम राजस्थान की जितनी भी नदियों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो अंतः प्रवाह प्रणाली की थी, चाहे वो अरब सागर की नदियां हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं, जो चाहे बची हुई कोई सी भी नदी है, उनमें से अगर राजस्थान से कोई नदी जो सर्वाधिक लंबाई वाली गुजरती है तो वो नदी कौन सी है, चंबल है, जिसकी लेंथ कितनी है, 966 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ध्यान रखना, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पूर्णतया सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की पूर्णतया सबसे लंबी नदी, और आंसर चेंज हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी, बनास, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे।
तो तब आपके ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। राजस्थान की पूर्णतया सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास 480 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, और क्वेश्चन सीधा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। अब देखो हमारे राजस्थान के अंदर इसकी अगर बात करते हैं तो इसे कुछ उपनाम दिए गए हैं। उपनामों की हम बात करते हैं तो किन किन उपनामों से इसे जाना जाता है? उपनाम, उपनामों में देखो चंबल को जो उपनाम है इसे चमरणवती के नाम से जानते हैं, चमरणवती नदी कहा जाता है। ठीक है, इसे कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु। ऐसे गाय की एक नस्ल होती है कामधेनु, राठी गाय को कहा जाता है। इसे चमरणवती कहा जाता है, इसे कामधेनु कहा जाता है, इसे 12मासी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12मासी नदी कहा जाता है। इसे नित्यवाहिनी कहा जाता है, नित्यवाहिनी। इसी नदी को हम क्या कहते हैं? नित्यवाहिनी नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसे क्या कहते हैं? चमरणवती नदी। इसे क्या कहते हैं? कामधेनु। इसे क्या कहते हैं? 12मासी। और इसे क्या कहते हैं? नित्यवाहिनी, सदावाहिनी। एक इसका उपनाम और भी है, नित्यवाहिनी या सदावाहिनी। अब देखो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा था, राजस्थान की कौन सी नदियों का जोड़ा 12मासी है? राजस्थान की कौन सी जो नदियां हैं जो 12मासी नदियां कहलाती हैं? तो राजस्थान की 12मासी नदियों की जब हम बात करते हैं तो दो नदियां हैं, एक तो माही और दूसरी कौन सी है? चंबल। माही को भी 12मासी नदी कहा जाता है क्योंकि 12 महीने लगातार इसमें जल रहता है, इसलिए 12मासी नदी कहलाती है। परंतु ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर हमसे वो 12मासी नदियाँ पूछ रहा है तब तो हम कहेंगे चंबल और माही, दो जोड़ा हमारा सामने आ जाएगा। परंतु अगर सदा वाहिनी या नित्य वाहिनी शब्द लगाया जा रहा है कि राजस्थान की सदा वाहिनी या नित्य वाहिनी नदी प्रणाली कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? मात्र चंबल होगी। सदा वाहिनी और नित्य वाहिनी जब शब्द का प्रयोग होगा तो माही नदी का आप आंसर नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। सदा वाहिनी और 12मासी किसे कहा जाता है? चंबल को ही कहा जाता है। सॉरी, सदा वाहिनी और नित्य वाहिनी चंबल को कहते हैं, वहीं पर 12मासी चंबल और माही दोनों को कहा जाता है। तो ये कुछ इसके उपनाम हैं। इसे चमरणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी व 12मासी नदी के नाम से जानते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। अब देखिए, कर उद्गम हम पढ़ चुके हैं एमपी के अंदर महू तहसील जन्नापाव पहाड़ी से, राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी से बहती हुई स्वाई माधोपुर करौली धौलपुर से होती हुई मुरादगंज यूपी के अंदर जाकर के इसमें मिल गई यमुना नदी के अंदर। अब हमारे लिए क्या है कि इस नदी के ऊपर देखो बहुत सारी बातें हमें पढ़नी है इस नदी से, तो इसे मिटाना भी पड़ेगा। साथ साथ में आप पढ़ते जाइए, नदी को प्रणाली को मिटाना पड़ सकता है हमें बोर्ड के चलते। तो अब देखो, जैसे ही चित्तौड़गढ़ में इस नदी के ऊपर आए हम, चित्तौड़गढ़ के अंदर जैसे ही नदी आती है तो आपको एक परमाणु विद्युत ग्रह के अंदर पढ़ने का है, राउत भाटा विद्युत ग्रह, जो राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोतों के अंदर, तो हम पढ़ेंगे राउत भाटा। और राउत भाटा है वो यहीं पर इसी भैंसरोडगढ़ तहसील के अंदर चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ का ही भाग, यहाँ पर राउत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह बना हुआ है। अब देखिए, रावत भाटा जो परमाणु विद्युत ग्रह है, उस विद्युत ग्रह को जल की व्यवस्था करवाने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। ध्यान रखना, जो यहाँ पर इसके ऊपर जो मैंने एक होलमार्क किया है, ये आपका कौन सा हो गया? रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह। और रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह को जल की व्यवस्था करवाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है जी। अब देखो, इसी रावत भाटा विद्युत ग्रह के पास में ही इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, और उस बांध को हम क्या कहते हैं? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी के ऊपर है? तो वो नदी कौन सी है? चंबल। और कहां पर बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर चंबल नदी के ऊपर कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है। इसके बाद में यहीं पर चंबल के अंदर ही, यहीं पर अगर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में ही, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही इसी नदी के ऊपर एक जलप्रपात बनाया गया जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात। इनकी बातें हम लास्ट में दोबारा से करेंगे। जलप्रपात क्या होता है, किस प्रकार से है राजस्थान के अंदर,
कौन से जलप्रपात है? दिर नामक जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? दामोह जलप्रपात कौन सी पे है? अरना सरना जलप्रपात कौन सी नदी पर है? भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो जितने भी जलप्रपात हैं उनको हम एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ इतना देखो कि इस नदी के ऊपर एक तो क्या है, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह को जल की व्यवस्था करवाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। फिर क्या चित्तौड़गढ़ में ही इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते ही इसके ऊपर क्या बनाया गया है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ में ही चुलिया जलप्रपात। फिर देखिए जैसे ही हम आते हैं कोटा और बूंदी के अंदर, तो कोटा और बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर इस नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। कोटा के अंदर इस नदी पर कितने बांध हैं? 2 बांध। देखो इस नदी पर टोटल 4 बांध है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा बांध चंबल नदी पर राजस्थान में नहीं बना हुआ है। 3 बांध तो राजस्थान में पड़ते हैं और 1 बांध है वो राजस्थान से बाहर एमपी के अंदर इस नदी पर बना हुआ है, जिसकी बात में चलो मैं कर देता हूँ। देखो जैसे ही ये नदी निकलती है तो एमपी के ऊपर इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, मंदसौर एमपी के अंदर ये बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध एमपी के अंदर पड़ता है, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है। 4 में से 3 बांध तो कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। और एकमात्र जो इसके ऊपर बांध बना हुआ है जो एमपी के अंदर, वो कौन सा है? गांधी सागर बांध एमपी के अंदर। दूसरा आपका राणा प्रताप सागर हो गया। इसके बाद में 2 बांध और बचते हैं। देखो कौन से कोटा के अंदर जो इस नदी के ऊपर बांध बने हुए हैं उनके अंदर एक बांध है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और अंतिम में अगर हम बात करते हैं तो इस नदी के ऊपर कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध है? कोटा बैराज बांध। ये 4 बांध है, कोटा बैराज बांध। दोबारा रिपीट देखिएगा, इस नदी पर कितने बांध है? 4 बांध, जिसमें से 3 राजस्थान में है वो 1 कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। देखो पहला जो एमपी के अंदर है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध एमपी के अंदर पड़ता है इस नदी पर। दूसरा अगर हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ राणा प्रताप सागर। फिर जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कहाँ पर है? कोटा के अंदर बना हुआ है। फिर कोटा बैराज बांध कोटा के अंदर चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे लिए और क्या क्या चीजें हैं इस नदी के ऊपर जो हमें याद रखने वाली है? तो देखो बूंदी का जो एक शहर पड़ता है, बूंदी का एक शहर है जिसका नाम है केशोरायपाटन। केशोरायपाटन। और केशोरायपाटन जो शहर है बूंदी का, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। केशोरायपाटन शहर किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। वहीं पर कोटा शहर, जो कोटा है वो भी किस नदी पर बसा हुआ है? चंबल नदी के ऊपर बसा हुआ है। कोटा शहर भी कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर। केशोरायपाटन भी कौन सी नदी पर है? केशोरायपाटन बूंदी का है, ध्यान रखना। केशोरायपाटन बूंदी के अंदर पड़ता है और ये केशोरायपाटन जो शहर है वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। फिर हम बात करते हैं तो देखिए चंबल नदी पर ही कोटा के अंदर, चंबल नदी पर ही कोटा के अंदर राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज लगाया गया था। क्या लगाया गया है? हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। देखिए अगर दिखाई दे रहा है तो देखिएगा, अगर नहीं दिखाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लगाया गया है? हैंगिंग ब्रिज। और हैंगिंग ब्रिज का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस नदी के ऊपर राज्य का प्रथम लकड़ी का झूलता हुआ एक झूला या पुल बनाया गया है। राज्य का प्रथम लकड़ी का झूलता हुआ पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो वो नदी कौन सी है? चंबल। और राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है? तो वो जिला कौन सा है? कोटा। हैंगिंग ब्रिज बोल देते हैं इसे ही, या लकड़ी का झूलता हुआ पुल बोला जाता है इसे। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। और चंबल नदी के ऊपर किस जिले के अंदर है? तो कोटा जिले के अंदर ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे ही यह नदी आगे निकलती है तो एक हम अगर बात करते हैं धौलपुर दुर्ग, धौलपुर का जो किला है धौलपुर दुर्ग, वो धौलपुर दुर्ग भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। धौलपुर दुर्ग कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर बसा हुआ है। इसके अलावा
खास बातें अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देखिए। देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये मैंने दो आपके सामने एरो किए हैं। एक तो हमारा सवाई माधोपुर की जो सीमा प्रारंभ होती है यहाँ से, और दूसरा जो धौलपुर की सीमा खत्म होती है यहाँ पर। ये क्यों है कि देखिए ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, आपने एक क्वेश्चन मेरे पहले ही वीडियो के अंदर पढ़ा होगा कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, और आंसर था घग्गर। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो नदी कौन सी थी? घग्गर। वैसे ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है, अंतर्राज्यीय सीमा, जब किन्हीं दो राज्यों के मध्य की जो सीमा होती है वो अंतर्राज्यीय सीमा, किसी देश और किसी राज्य के मध्य जो सीमाएं होती है, दो देशों के मध्य, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती है। ठीक है, तो अब देखो ये जो चंबल नदी है, यहाँ से देखिए आप सवाई माधोपुर से लेकर करोल धौलपुर तक, ये न तो राजस्थान के अंदर बह रही है और न ही एमपी के अंदर है। यानी न तो ये राजस्थान के अंदर अपना प्रवेश लेके जाती है और न ही एमपी के अंदर। ये क्या कर रही है? दोनों की बॉर्डर के मध्य, यानी एमपी और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण कर रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर के मध्य ये क्या बना रही है? सीमा बना रही है। और इस सीमा को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। दो राज्यों के मध्य तो अंतर्राज्यीय सीमा। इसलिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो किसका निर्धारण करती है? अंतर्राज्यीय सीमा का। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक। सवाई माधोपुर के पालिया गांव से लेकर, कौन से गांव से लेकर? सवाई माधोपुर के पालिया गांव से लेकर धौलपुर के पनीहाट तक, धौलपुर के पनीहाट गांव तक। धौलपुर का कौन सा गांव पड़ता है? पनीहाट। और सवाई माधोपुर का कौन सा है? पालिया। पालिया गांव से लेकर पनीहाट गांव के मध्य ये क्या बना रही है? सीमा बना रही है। पूछ ले कि इस सीमा की कितनी लंबाई है, तो ध्यान रखना 241 किलोमीटर की सीमा रेखा का क्या करती है? निर्धारण करती है। 241 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करने वाली ये नदी है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार मैं सारी बातें रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में हम इसको हटाते हैं। कुछ इस नदी के बारे में और जो हमें जानना है उसका अध्ययन करते हैं। दोबारा से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने पढ़ा कि चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से है? उद्गम जन्नापाव पहाड़ी महू तहसील एमपी से। जन्नापाव पहाड़ी महू तहसील कहाँ पे पड़ती है? एमपी में। यहाँ से क्या हुआ? चंबल नदी का उद्गम। लाइन के तहत चलिएगा मेरी आवाज़ के साथ साथ, कि यहाँ से उद्गम होने के बाद एमपी से राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या किया? प्रवेश किया। राजस्थान के अंदर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से इसने क्या कर लिया? प्रवेश। क्या चित्तौड़गढ़ कोटा और बूंदी की सीमा से होती हुई, चित्तौड़गढ़ में कोटा और बूंदी की सीमा से होती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई यूपी के मुरादगंज या इटावा लिखा हुआ कुछ बुकों में, मुरादगंज या इटावा के अंदर जाकर किस में मिल गई? यमुना नदी के। फिर हमने क्या पढ़ा कि इस नदी के ऊपर 4 बांध है। कितने बांध है? 4। 3 राजस्थान में, 1 एमपी के अंदर। 4 बांध क्रम से देखिए। सबसे पहला जो इस पर बांध बना हुआ है वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध कहाँ पे है? एमपी के अंदर। दूसरा इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। और कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। तीसरा इस पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है? जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? कोटा के अंदर। चौथा इस पर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है? कोटा बैराज बांध, जो कहाँ पर है? एमपी के अंदर ही, सॉरी, कोटा बैराज बांध कहाँ पे है? कोटा के अंदर ही। अब देखिए कुछ बच्चों के क्वेश्चन ऐसे निकल रहे होंगे मन से का राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सर इनमें से कौन से बांधों से जल विद्युत परियोजनाएं हैं? कौन से बांधों से सिंचाई होती है? कौन से बांध से सिंचाई नहीं की जाती है, विद्युत नहीं बनाई जाती है? तो वो सारी बातें हम जब हमारी जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे तब आपको ये बांध पढ़ने पड़ेंगे, या हमारे जो बांध का टॉपिक रहेगा तब हम इन सब बातों की बात करेंगे। भी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बिजली किन किन बांधों से बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो
जो एक बार आप कॉन्सेप्ट नदियों का पढ़ रहे हैं तो एक बार आप नदियों में रहिए। हम जब बांध का टॉपिक पढ़ेंगे तो बांध की सभी की बातें होगी, किस बांध पर क्या बना हुआ है। फिर हमने क्या पढ़ा कि देखिए कि इस नदी के ऊपर एक तो हमारे लिए क्या है कि राउत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जल की व्यवस्था करवाने वाली नदी कौन सी है, चंबल है। फिर क्या चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में क्या बना हुआ है, चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात है। फिर कि बूंदी का जो केशवरायपाटन शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चंबल नदी के किनारे। फिर अगर हम बात करते हैं धौलपुर दुर्ग, धौलपुर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो धौलपुर दुर्ग भी कौन सी नदी पर पड़ गया आपका, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है। फिर देखिए कि यह सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर के मध्य क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा, जिसकी टोटल लेंथ कितनी, 241 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक, तो पालिया से लेकर पनीहाट गांव के मध्य ये क्या करती है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। अब इधर आइए, इधर की बात करते हैं तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 135 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। तो राजस्थान की पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, जो खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर देखिए कि इन्हें किन किन उपनामों से जानते हैं चंबल को, तो चमनवती कहा जाता है, इसे कामधेनु कहा जाता है, इसे बारहमासी कहा जाता है, इसे नित्य वाहिनी कहा जाता है, इसे सदा वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदा वाहिनी। ये इसके उपनाम हैं सारे के सारे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जोड़ा पूछ ले राजस्थान की कौन सी नदियाँ बारहमासी नदियाँ कहलाती हैं, तो एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, चंबल, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, माही। ये दो नदियाँ हैं जो बारहमासी नदियाँ कहलाती है राजस्थान की। क्वेश्चन जब बारहमासी पूछा जाए तब ही चंबल और माही करना, न कि नित्य वाहिनी और सदा वाहिनी माही के लिए प्रयोग नहीं होते हैं। नित्य वाहिनी और सदा वाहिनी कौन सी नदी है, चंबल नदी है। ये हमने अब तक इस नदी से क्या किया है, अध्ययन किया है। एक ध्यान रखना, कोटा के अंदर इस नदी पर क्या बनाया गया है, लकड़ी का झूलता हुआ झूला या पुल जो बनाया गया, जिसे हम हैंगिंग ब्रिज कहते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया गया है। और राजस्थान के ये कोटा जिले के अंदर बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज, लकड़ी का झूलता हुआ पुल, चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो इस नदी की रूपरेखा आपको कुछ समझ में आई होगी। अब देखिए इसके बारे में कुछ जो लाइनिंग अध्ययन है हमारे सामने, उसकी बातें करते हैं। अब देखिए मैं सीधी लाइनें लिख रहा हूँ, जो इससे अनेक प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कि अभी क्या क्या और चीज़ें हमारी यहाँ से छूट गई, तो छूटने के अंदर देखिए राजस्थान की ये एक ऐसी नदी है, चंबल नदी की जब हम बात करते हैं तो इसके नदी के अंदर एक स्तनपाई जीव पाया जाता है। चंबल नदी के अंदर राजस्थान में एक जीव पाया जाता है स्तनपाई, और पूछ लिया जाता है कि गांगेय सूप नामक स्तनपाई जीव, कौन सा जीव, गांगेय सूप नामक स्तनपाई जीव किस नदी के अंदर पाया जाता है, तो वो नदी कौन सी है, चंबल नदी है। गांगेय सूप नामक स्तनपाई जीव राजस्थान की कौन सी नदी में पाया जाता है, तो वो नदी कौन सी है, चंबल नदी है। इसके बाद में देखो दूसरा, इससे और क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ध्यान रखना, यहाँ से हमसे क्वेश्चन डाल सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी है, चंबल। वहीं पर हमसे अगर क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो लूणी नदी है। ध्यान रखना, राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, लूणी, क्योंकि सर्वाधिक उद्योग धंधे लूणी नदी के किनारे विकसित हैं और उन उद्योग धंधों से वो नदी क्या हो रखी है, प्रदूषित हो रखी है। और भारत की सबसे प्रदूषित गंगा नदी है, वैसे ही राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी है, लूणी नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। फिर देखिए
कि राजस्थान की ये एक ऐसी नदी है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, विश्व धरोहर सूची, उसमें राजस्थान की एकमात्र नामित नदी अगर कोई है तो वो कौन सी है? चंबल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित नदी कौन सी है? चंबल नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक कंदराएं या गुफाओं का निर्माण करने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक कंदराएं या गुफाओं का निर्माण करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। राज्य में सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी भी कौन सी? चंबल। राज्य में सर्वाधिक कंदराएं या गुफाओं वाली नदी भी कौन सी? चंबल। पूछ ले कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कंदराएं या गुफाएं हैं? सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? तो जिला ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक गुफाएं किस जिले के अंदर है? कोटा जिले के अंदर है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर फिर देखो इस नदी से और क्या है कि राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली, राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी? चंबल। दोबारा इतनी बातें रिपीट करता हूँ कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें गांगेय सूप नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है, कौन सी है? चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित नदी भी कौन सी है? चंबल राज्य की। राजस्थान में सर्वाधिक कंदराएं या गुफाओं का निर्माण करने वाली भी नदी कौन सी है? चंबल। सर्वाधिक गुफाएं या कंदराएं कहाँ पे है, किस जिले में पड़ती है? तो कोटा के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। इसके बाद में देखिए, अगर हमसे और हम इस नदी से कुछ जुड़ी हुई तथ्यात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करने वाली, बीहड़, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करने वाली या बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, तो बीहड़ भूमि की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही ये चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में अंदर गुजरती है, वहाँ पर ये सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्रों का क्या करती है? निर्माण करती है। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पर है? तो वो ध्यान रखना, बीहड़ों का सर्वाधिक निर्माण इस नदी के द्वारा जो किया जाता है वो करौली, धौलपुर जो सवाई माधोपुर जिले हैं, यहाँ पर ये बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है। इसके अलावा अगर हम इस नदी से कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं तो इसमें देखिए बड़ी बड़ी बातें अधिकतर हम पढ़ चुके हैं चंबल नदी के बारे में। जो हमें बातें जानने योग्य थी वो हमने इसका अध्ययन किया। अब इसके अंदर क्या बचता है? मुख्य चीज़ें क्या है? इसकी सहायक नदियाँ। सहायक की अगर हम बात करते हैं, चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं, वैसे तो ये सहायक नदियों का चैप्टर एक बार मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपके बड़ी बड़ी नदियों का चार्ट समझ में आना जरूरी है। अगर आपने पहले बड़ी जो राजस्थान की नदियां हैं उनको कवर किया तो उसके बाद में आपको सहायक नदियां समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि भी हाँ ये सहायक नदियां हैं जो मुख्य हमें याद रखनी है। देखो इसकी जो मुख्य सहायक नदी है उसमें बनास है जो हमें पढ़नी है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बनास से। इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बनास। बनास के बाद में अगर बात करते हैं पार्वती है, काली सिंध है, पार्वती है, काली सिंध है, परवन है, आहू है, नेवेज है, ब्राह्मणी है, परवन, ब्राह्मणी, ऐसी प्रकार से ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है जिनको हमें अध्ययन करना है कि भी कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये हमारी चंबल नदी से बनने वाले जो प्रश्न हैं, अगर यहाँ पर कोई प्रश्न छूट भी गया है तो हम जैसे जैसे आगे अध्ययन करते जाएंगे, क्योंकि चंबल नदी से हो सकता है कुछ लाइन छूट जाए, बड़ी नदी है राजस्थान की, तो उसके बारे में भी हम आगे की क्लासों में अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो उसे हम ऐड करते जाएंगे चंबल नदी से जुड़ा हुआ। तो ये हमारी आज के दिन के अंदर राजस्थान की जो सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है वो है चंबल नदी। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में देखो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों के अंदर
तो एक जो इसकी मुख्य सहायक नदी है उसके बारे में आज थोड़ा और डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में हमारा जो सहायक नदियों का चैप्टर है वो प्रारंभ हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी की ही एक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। बनास की बात करते हैं आज के दिन। दूसरी जो हमारी नदी है आज के दिन की वो कौन सी है? बनास। चंबल के बाद में उसकी सहायक है, चंबल की ही सहायक है, नदी का नाम क्या है? बनास। अभी देखो हमने पढ़ा था यहाँ से क्या थी? चंबल नदी। एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारी चंबल नदी थी, इस प्रकार से बह रही थी, आगे जाकर यमुना में मिल रही थी। ठीक है, अब देखो एक नदी है जिसका उद्गम होता है हमारे राजसमंद जिले से। कौन से जिले से? राजसमंद जिले से। जो तिलकनुमा आकृति वाला जिला है राजसमंद, उस जिले से एक नदी का उद्गम होता है और नदी का नाम क्या है? बनास। बनास नदी। ठीक है, वन की आशा वर्णाशा विशिष्टि के जिसको उपनाम से जानते हैं हम, उस नदी की बात करें। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखो बनास का उद्गम है वो राजसमंद से है। राजसमंद से उद्गम होने के बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये जाती है आपकी चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ से आपका भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा के बाद में अगर बात करते हैं तो अजमेर। अजमेर से ये टोंक। टोंक से होती हुई सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर किस नदी में मिल जाएगी? चंबल नदी के अंदर। ध्यान रखिएगा, मैं जिलों के नाम ऐड कर रहा हूं। सबसे पहला हमारे सामने जो जिला है वो कौन सा है? राजसमंद जिला। कौन सा जिला है? राजसमंद। राजसमंद। राजसमंद के बाद में कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से अजमेर। अजमेर से टोंक। टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ पर आकर किस नदी में मिल गई? चंबल नदी में। ये हमारी नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी। और ये हमारी नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना अपना जल कहाँ पे लेके चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब देखो इस प्रकार से एक रूपरेखा समझिएगा, पूरा ध्यान रखिएगा फोक्स। देखो सबसे पहले हमारे चंबल, इसका बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? राजसमंद जिले से। कौन से जिले से हुआ? राजसमंद से। राजसमंद से उद्गम होने के बाद में ये कहाँ पे पहुंची? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से कहाँ पे आई? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कहाँ पे आ गई? अजमेर। अजमेर से कहाँ पे पहुंची? टोंक। टोंक में आकर ये कुछ इस प्रकार से इस आकृति के अंदर बहती हुई सीधी हो जाती है, और कहाँ पे चली गई? कौन से जिले में आ गई? हमारे सवाई माधोपुर जिले के। दोबारा देखिएगा, राजसमंद। राजसमंद से कहाँ? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से कहाँ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर से कहाँ पर? टोंक में। टोंक से कहाँ? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर का यहाँ पर स्थान पड़ता है रामेश्वर। कौन सा स्थान पड़ता है? रामेश्वर। और रामेश्वर नामक स्थान पर आकर किस में मिल गई? चंबल नदी के अंदर। देखिए जब आप कल्चर का अध्ययन करते हो तो मीणाओं का प्रयाग स्थल किसे कहा जाता है? मीणा जो एक जनजाति के रूप में आप पढ़ते हो, मीणाओं का प्रयाग स्थल किसे कहते हैं? आप इसी को पढ़ते हो, रामेश्वर धाम, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। मीणाओं का प्रयाग स्थल रामेश्वर, जहाँ पर 3 नदियाँ आके मिलेगी। देखो एक तो आपकी चंबल हो गई, एक बनास, और तीसरी कौन सी आ जाएगी? सीप नदी, जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब देखो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उद्गम कहाँ से हुआ। बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ? बनास नदी के उद्गम की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्गम देखो राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियाँ, जो राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियाँ पड़ती है, यहाँ से इस नदी का क्या होता है? उद्गम। राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम हुआ। राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी से होती हुई कहाँ पर आ गई? चंबल नदी के अंदर। अब हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इस नदी से, तो वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले थोड़ी सी इसको समझ लो। देखो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर कुल लंबाई है। और अब देखो वो जो क्वेश्चन था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमने कहा चंबल, क्योंकि लेंथ कितनी थी? 966 किलोमीटर। उससे ज़्यादा लंबी कोई नदी राजस्थान से नहीं गुजरती है। फिर मैंने क्वेश्चन डाला था राजस्थान की पूर्णतया सबसे लंबी नदी कौन सी है, और हमारा आंसर था बनास। अब देखो पूर्णतया शब्द क्या है। अब देखो ये नदी कहाँ से निकल रही है? राजसमंद से, यानी राजस्थान से ही।
वो राजस्थान में ही पूरी की पूरी बह रही है। जो इसकी 480 किलोमीटर लंबाई है वो पूरी की पूरी कहाँ पे है, राजस्थान में। क्योंकि इसका डेड पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट भी क्या है, राजस्थान ही है। सवाई माधोपुर के अंदर जाकर मिल गई। ये जितनी भी 400 किलोमीटर बहती है वो पूरी की पूरी कहाँ पे है, राजस्थान में। इसलिए हम क्या कहते हैं कि राजस्थान की पूर्णतया सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है जी। अब देखो इसे कुछ नाम कि इसे वन की आशा, इसे क्या कहा जाता है, वन की आशा। इस नदी को क्या कहते हैं, वन की आशा। इसे क्या कहते हैं, वर्णाशा। इसे वर्णाशा के उपनाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, विशिष्टि। इसे किस उपनाम से जानते हैं, विशिष्टि के उपनाम से इसी नदी को जाना जाता है। 3 इसके उपनाम याद रखिए, वन की आशा, वर्णाशा और विशिष्टि नदी के नाम से किसे जानते हैं, तो वो हमारी नदी कौन सी हो जाएगी, ये वाली बनास नदी। अब देखिए इस नदी के ऊपर 3 बांध बने हुए हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बनास नदी के ऊपर कितने बांध है, 3 बांध है। पहला बांध अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर राजसमंद जिले के अंदर ही इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है नंदसमंद बांध। नंदसमंद बांध कौन सा बांध है, नंदसमंद बांध। राजसमंद के अंदर कौन सी नदी पर आ गया, बनास नदी के ऊपर। नंदसमंद बांध राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है और कौन सी नदी पर है, बनास नदी के ऊपर। फिर अगर हम बात करते हैं तो इस नदी के ऊपर देखो एक बांध आपका टोंक के अंदर है और एक बांध आपका कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। टोंक की अगर हम बात करते हैं तो टोंक के अंदर इस नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है बिसलपुर। कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है यहाँ पर, बिसलपुर बांध टोंक के अंदर बना हुआ है इस नदी के ऊपर। और एक बांध जो इस पर बना हुआ है वो है सवाई माधोपुर जिले के अंदर, और बांध का नाम क्या है, इसरदा बांध। इसरदा बांध, इसरदा बांध। और ये कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर इस नदी के ऊपर। ध्यान रखिए 3 बांध है। नंदसमंद बांध राजसमंद के अंदर इस नदी पर है, ठीक है। टोंक के अंदर इस नदी पर कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है। और इसरदा बांध कौन सी नदी के ऊपर नदी पर बना हुआ है, तो बनास नदी पर। और किस जिले में पड़ता है, तो सवाई माधोपुर जिले में। अब खास बात क्या है कि यह नदी टोंक में, यह नदी जो जब टोंक के अंदर जाती है तो टोंक के अंदर ये जो नदी है ये किस आकृति में बहती है, सर्पिलाकार आकृति के अंदर। कौन सी आकृति में है, सर्पिलाकार आकृति में बहती है। ध्यान रखना टोंक में ये कौन सी आकृति के अंदर बहती है, सर्पिलाकार, सांप के समान कुछ इस प्रकार से एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो इस प्रकार से ये सर्पिलाकार आकृति के अंदर बहती है। या हमसे ये कह दे टोंक जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी भी कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी बनास नदी है। टोंक जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। टोंक जिले में सर्पिलाकार आकृति में बहने वाली नदी भी कौन सी है, बनास नदी है। तो ये हमारी बनास नदी की रूपरेखा है, इससे ज़्यादा नहीं है। परंतु अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, वो इसको बड़ा इम्पोर्टेंट बनाएगी, क्योंकि ये नदी त्रिवेणी संगमों का निर्माण करेगी। देखो सबसे पहले हम मैनाल भीलवाड़ा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो भीलवाड़ा के अंदर हमें त्रिवेणी संगम पढ़ने को आएगा। फिर अगर हम बात करेंगे टोंक के अंदर, दो जोधपुरिया देवधाम टोंक के अंदर अगर हम बात करते तो टोंक के अंदर भी इस पर त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। फिर यहाँ पर आकर रामेश्वर नामक स्थान पर भी ये क्या करेगी, त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। तो आज के दिन के लिए इतना ही। आप दोनों नदियों का अच्छे से अध्ययन कीजिए। सबसे पहले जानिए ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, किन किन जिलों के अंदर हमारे बहती है, इन नदियों से सीधे बनने वाले क्वेश्चन क्या है। अब हमारी जो कल की जो क्लास रहेगी तो उसके अंदर सबसे पहले हम हल करेंगे बनास की सहायक नदियों को, जो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, त्रिवेणी संगमों का निर्माण करती है। बनास की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। फिर हमारी क्लास रहेगी चंबल की सहायक नदियों की। फिर एक जो नदी बसती है बाणगंगा, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद आप सभी का मुझसे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।